नमस्कार। पानी केवल जीवन ही नहीं है, ये सभ्यता की सांस है। स्वच्छ जल न केवल स्वास्थ्य बल्कि जुड़ा है शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण से भी। इसी वजह से जल की हर बूंद अमूल्य है और अहम है उसका संरक्षण। और आज हम बात करेंगे 2019 में लिए गए उसी संकल्प की, जिसमें देश के हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया और जल जीवन मिशन बदला एक बड़ी भागीदारी में, स्वास्थ्य, समानता और विकास के लक्ष्यों के कई ऐतिहासिक कदमों के साथ। इसी मिशन की उपलब्धियों और भावी लक्ष्यों पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने जल जीवन मिशन की शुरुआत के मौके पर कहा था कि राज्य और केंद्र इसमें मिलकर काम करेंगे। जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम खर्च करने का उस वक्त संकल्प लिया था। आइए दिखाते हैं क्या कहा था पीएम मोदी ने। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना होगा। तो पिछले 70 साल में जो काम हुआ, अगले 5 साल में 4 गुना से ज़्यादा काम करना है, ये संकल्प था पीएम मोदी का। बता दें आपको, जल जीवन मिशन यानी जेजेएम के बारे में इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को किया गया था। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ यानी केवल 17% ग्रामीण परिवारों के पास ही नल से जल का कनेक्शन था और इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य साल 2024 तक लगभग 16 करोड़ अतिरिक्त घरों को नल का जल उपलब्ध कराकर इस अंतर को पाटना था। इसके अलावा मिशन में मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना और 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत सीधे लाभ पहुंचाना भी लक्ष्यों में शामिल है। अगर अब की बात करते हैं, इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी है। अब तक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अगर 7 अगस्त 2025 की बात करते हैं तो लगभग 12.45 करोड़ से अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। 15.68 करोड़ से अधिक यानी कि 81% परिवारों के पास अपने घरों में नल के पानी की आपूर्ति इसमें हो चुकी है। तो अपने आप में ये एक बड़ा मिशन, एक बड़ा संकल्प। और अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। इसका बजटीय परिव्यय भी बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए किया गया है और लक्ष्य है इसका अगले 3 वर्षों की अवधि में 100% कवरेज को हासिल करना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए ये जानकारी दी थी। साथ ही ये भी बताया था कि इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति योजना के प्रचालन और रख रखाव पर होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि नागरिक केंद्रित जल सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। तो हर घर में स्वच्छ जल हो, ये जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार इस पर ध्यान दिया जा रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सराहना भी मिली है। ये फोकस का केंद्र है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन ने ग्रामीण जीवन में क्योंकि महत्वपूर्ण सुधार किया है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इसके महत्व को बताया है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की बात करते हैं तो इसका अनुमान है कि जेजेएम के लक्ष्यों को प्राप्त करने से प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे से भी ज्यादा की बचत होगी। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ये काफ़ी अधिक अहम है, जो अन्यथा पानी इकट्ठा करने में खर्च हो जाते हैं। WHO का ये भी अनुमान है कि भारत में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से
प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया जैसे रोगों से होने वाले लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है और इसके साथ ही 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष की इससे बचत हो सकती है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रैमर की शोध से पता चलता है कि सुरक्षित जल कवरेज से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 30% की कमी आ सकती है, जिससे संभावित रूप से प्रतिवर्ष 1,36,000 लोगों की जान बच सकती है। भारतीय प्रबंधन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का भी अनुमान है कि JJM अपने पूंजीगत व्यय चरण के दौरान 59.9 लाख व्यक्ति वर्ष प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ व्यक्ति वर्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेगा। इसके अलावा संचालन एवं रख रखाव चरण जो होता है, जो इसका दूसरा चरण है, 13.3 लाख व्यक्ति वर्ष प्रत्यक्ष रोजगार इससे पैदा हो सकते हैं। तो अपने आप में ये बड़ा लक्ष्य है। ग्रामीण विकास में इसका काफ़ी योगदान है और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, PM मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल चुकी है। आपको दिखाते हैं कैसे यूपी के अयोध्या के पहाड़पुर जिले में जल जीवन मिशन से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहद आसान हो गई है और इसके लिए ये लोग PM मोदी की सराहना भी कर रहे हैं। तो आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कहना है आम लोगों का, किस तरह से ये व्यापक भागीदारी है, ये भी आपको बताएंगे। अगर हम कहते हैं जल जीवन मिशन के बारे में, तो ये देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों के लिए शुरू किया गया था। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है आम लोगों का जिनका इस पर असर हुआ है। ये पहाड़ी पुरवा है और जौन बा टोटी हर घरे लगे, बहुत अच्छा हो रहा है। पानी पिया जाता है, कपड़ा छांटा जाता है, माजा धोआ जाता है, सारा काम जितना होता है पानी का उतना सब काम करा जाता है। बहुत अच्छा काम किया है सरकार। अरे फायदा है, जल जीवन है। जल जीवन हर चीज में फायदा होता है, जैसे नहाने में, कपड़ा धुलने में, खाना बनाने में, हर चीज का उपयोग होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, भर के धरे रहो, उसमें इस्तेमाल हुआ जाता है, किया जाता है। और नहीं है घर सुविधा, भर के धर लो। हर बच्चे के सरकार इतना दी है कि पहले दूर से नल, सरकारी नल से पानी लाया जाता था, अब उतना आसान हो गया कि घर घर टोटी है, जल ही जीवन है। इससे हम लोग पीने योग्य प्रयोग करते हैं, कपड़ा धुलने, खाना बनाने, सब चीज में उपयोग करते हैं। घर गृहस्थी के पूरा काम करते हैं, इससे खाना बनाते हैं, सब चीज करते हैं, कपड़ा भी धुलते हैं, सबके यहाँ टोटी है। जल जीवन मिशन का जो पानी आता है, मतलब बहुत काम का है। खाने पीने में, हाँ, पूरे गांव में टोटी लगी है, लगभग हर घर में लगी है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। पानी बहुत शुद्ध है। तो बड़ा व्यापक असर इसका दिखाई देता है लोगों के जीवन पर, क्योंकि ये एक विकास का और महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रमुख माध्यम बनकर उभर रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो विकास की बयार से अछूते थे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। सबसे पहले इस मिशन की जिस संकल्प के साथ ये शुरुआत हुई, उसकी सफलता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। 17% के करीब कवरेज थी और आज 81% से ज़्यादा। देखिए, 2019 में ये जो अभियान शुरू हुआ, तो 2024 तक इसी अपेक्षा थी कि हम एक बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे और आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ है। और ये जो जल मिशन है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी जो स्वास्थ्य जो है उससे जल से जुड़ा हुआ है। और जल के साफ जल न मिलने के कारण तरह तरह की बीमारियां, डायरिया, तमाम प्रकार के दूसरे वाटरबोर्न डिजीजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें एक तो लोगों का स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही है, सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ इसके कारण पड़ता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा, जिसको हम कहें कि इकोनॉमिकल इशू है, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक्स ये है कि जब सरकार इस पर खर्च कर रही है
उसके दूसरी तरफ सरकार न केवल अपना खर्च कम कर पा रही है, बल्कि लोगों के द्वारा जो स्वास्थ्य पर जो खर्च है, बीमारी पर जो खर्च है, वो भी कम हो रहा है। यही नहीं है कि इसके कारण जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसके बारे में बार बार बात करता है, अन्य प्रकार की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो वर्किंग आवर्स जो हैं, जो काम करने के घंटे हैं, उसमें वृद्धि हुई है। क्योंकि महिलाओं को, सामान्य तौर पर महिलाओं को ही करना पड़ता है ये काम, जिसके दूर से कहीं पानी लाना और उसकी व्यवस्था करना 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कई किलोमीटर दूर से हमें उसका जो पानी लाने की आवश्यकता पड़ती है जी। तो ऐसे में महिलाओं की एम्पावरमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि एक लक्ष्य हासिल हुआ है कि नाउ जो वुमेन आर बीइंग मोर एम्पावर्ड। तो जो इसके दूसरे भी बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों की जो अटेंडेंस है स्कूल में, वो भी बेहतर हुई है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी कमी भी आई है। और आज काफ़ी हद तक हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सब स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो महिलाओं के एम्पावरमेंट है, वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमने हासिल किया है। बिल्कुल, एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी बहुत परेशानी थी और महिलाओं को, विशेषकर हम जल संबंधित अगर परेशानियों की बात करते हैं तो वो अपने आप में अकल्पनीय थी। उनको एक निजात मिली है इससे। और सशक्तिकरण की जब बात करते हैं, अतिरिक्त समय की हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण इसका फोकस था कि शहरी और ग्रामीण अंतर को पाटना, वो कहाँ तक हासिल होता दिखाई देता है? जी, क्या है कि बहुत बड़ा अंतर था। जैसे शहरों में लोगों को घरों में पानी मिलता है, नल से जल मिलता है, गांव में भी ये मिले, एक बहुत बड़ा, जैसे हम कई बार कहते हैं कि किसी के पास पहले गैस सिलेंडर था, किसी के पास नहीं था। अब बहुत बड़ी संख्या में सब गरीबों को भी गैस सिलेंडर मिला, तो वो एक प्रकार का जो अंतर है, जो एक डिवाइड है, वो उसको पाटा। इसी प्रकार से किसी के पास नल से जल है, किसी के पास नहीं है, तो वो आज जब सबके पास ये रहता है, यानी आपने बताया, जो आंकड़े बताए कि 80% से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच गया, तो वो जो बहुत बड़ा एक डिवाइड है, जो जिसको हम असमानता कहते हैं, वो तो है ही। लेकिन मैं इसके साथ आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। और फूड प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी कमी जो है वो जल की उपलब्धता की होती थी। अब चूंकि जल मिलने लगा है, इसके कारण अब गांवों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लगाना संभव हो गया है। तो ऐसे जिसको हम कहें कि आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के नए अवसर आ रहे हैं, वहाँ नए रोजगार खड़े हो रहे हैं। और इसके कारण जो गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन है, उसमें भी एक बड़ी कमी यहाँ दिखाई देती है। बिल्कुल, इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप तमाम बिंदुओं की बात कर रहे थे, इन्हीं बिंदुओं पर जब अंतर्राष्ट्रीय शोध भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अनुमान भी लगाते हैं, तो अपने आप में ये दिखाई देता है कि ये एक कितना बड़ा मॉडल है, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी। जिस तरह से WHO के अनुमान हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या जिस तरह से जो नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर माइकल क्रेमर, उन्होंने शोध किया है, ये भी अपने आप में काफ़ी उल्लेखनीय है। और जिस तरह से हम इससे बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के साथ साथ ये विकास का भी एक बड़ा जो है आधार है,
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार की भी इसमें बात हो रही है, ये अपने आप में कितना अहम बना देता है इसे? मैं यही आपसे निवेदन कर रहा था कि गांवों में तमाम प्रकार की इंडस्ट्रियलाइजेशन की संभावनाएं हैं। अभी तक हम केवल यही सोचते थे कि गांवों में कुछ फसलें पैदा होती हैं उसके और कुछ पशुपालन होता है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत सरप्लस लेबर है। वो सरप्लस लेबर शहरों में आती है, शहरों की तरफ पलायन होता है, शहरों में तमाम प्रकार की असुविधाएं रहती हैं। वहाँ जो झुग्गी झोपड़ी और स्लम्स में उनको रहना पड़ता है, जीवन इतना बेहतर नहीं हो पाता है। गाँवों में बेहतर जीवन व्यतीत किया जा सकता है बशर्ते कि वहाँ पर रोजगार के अवसर हों। रोजगार के अवसर होने के लिए जल की उपलब्धता होना जरूरी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा कि गांवों में शहरों जैसी सुविधा, यूरा कहा, यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज। यह जो एक बड़ा जो हमने उपलब्धि हासिल की है कि मात्र 18-20% जहां कवरेज थी पाइप्ड वाटर की, अब वो 80% से ऊपर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यहाँ पर एक और निवेदन आपके समक्ष करना चाहता हूँ कि हम जान रहे हैं कि जो शहरों में जो इस प्रकार की सुविधा होने के कारण, लेकिन अब गांवों में जब सुविधा होती है तो उसके कारण गांव में फूड प्रोसेसिंग, मैंने जैसे पहले भी कहा, इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज उसके साथ आ सकती हैं। केवल फूड प्रोसेसिंग नहीं है, तमाम प्रकार की दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो पानी की अवेलेबिलिटी के कारण ही बेहतर हो पाती हैं। बिल्कुल। तो और इसमें एक अश्विनी जी, ज्यादा रोजगार का निर्माण और उसके साथ पलायन में कमी और गांवों में ज्यादा आमदनी, क्योंकि गांवों और शहरों के बीच में बहुत आमदनी का अंतर है। और बिल्कुल, जो अंतर को पाटने की बात हो रही है वो भी इसमें उल्लेखनीय है। और इसके साथ ही जो इसमें एक सभी की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है, उसमें जो हमारा संसाधन है, मानव संसाधन है, उसको कितना सशक्त किया गया है और कितना जरूरी भी ये था। जी, तो जैसे जो समय बचता है महिलाओं का, उस महिला एम्पावरमेंट की वजह से, यानी उनको अब पानी नहीं लाना पड़ता तो उनके पास ज्यादा समय है, वो खेती में काम कर सकती हैं, अपने छोटा मोटा धंधा कर सकती हैं, वहाँ पर व्यवसाय चला सकती हैं, कोई आर्टिजन्स अपना काम कर सकते हैं। गाँवों में तमाम प्रकार की कलाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उनके लिए समय चाहिए, उनके लिए संसाधन चाहिए, और पानी और समय, ये दोनों चीजें वहाँ पर उपलब्ध होने के कारण मैं यहाँ पर एक बात आपसे जो निवेदन करना चाह रहा था कि पिछले कुछ सालों में जो असमानताएं हैं कम हुई हैं। अभी जब वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट आई कि भारत अब कंजम्पशन की दृष्टि से दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा बराबरी वाला देश बन गया है, मोस्ट इक्वल कंट्री। जो ये बात कही जाती थी कि भारत में बहुत असमानताएं हैं, ये बात सही है कि आय में असमानताएं भी बनी हुई हैं, संपत्ति में भी थोड़ी बहुत असमानताएं बनी हुई हैं, लेकिन जो कंजम्पशन में असमानता है, कंजम्पशन का एक बहुत बड़ी बात पानी, भोजन और सैनिटेशन, ये और क्लीन कुकिंग फ्यूल, इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, ये बढ़ने के कारण जो हम देख रहे हैं कि विश्व में हम चौथे नंबर पर आ गए इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। पहले हम इनइक्वालिटी की दृष्टि से विश्व में कहीं ऊपर आया करते थे। अभी इसी कारण से कि पानी भी एक उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है जिसमें हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं, उसमें भी 10 बिंदु हैं जिन पर काम किया गया है। उनमें से एक बिंदु पानी की उपलब्धता है, पेयजल की उपलब्धता। यानी ये मल्टी डायमेंशनल इसके एस्पेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पर एक बताना चाह रहा था कि केवल रोजगार की दृष्टि से ही नहीं, केवल वुमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से ही नहीं, केवल स्कूल अटेंडेंस की वजह से ही नहीं, केवल स्वास्थ्य के कारण ही नहीं, इवन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दुनिया में जहां कम होने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी जो गरीब देश हैं उनके यहाँ अभी भी लगभग बहुत ऊंची मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बना हुआ है। हम उससे कहीं नीचे 0.069 पर आ गए हैं। ये आंकड़ों का सवाल है, लेकिन हम बहुत तेजी से
अपनी ये बहुआयामी गरीबी को दूर कर पा रहे हैं, उसमें से पानी एक बहुत बड़ी मुद्दा था। और मात्र 5 वर्षों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना वास्तव में हम समझ सकते हैं कि एक दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, वैश्विक आबादी की दृष्टि से भी देखते हैं 18% से ज़्यादा हिस्सा, इसमें भविष्य की जो चुनौतियां हैं या भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए भी कितना दूरगामी ये कदम दिखाई देता है। वास्तव में यानी आज हम देखें तो फ्यूचर भारत का है। हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक गरीबी और असमानताएं बनी रहेंगी हम कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि हम भोजन में, पेयजल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कुकिंग फ्यूल में, तमाम प्रकार की ये सुविधाओं में गरीब आदमी को एम्पावर करें, महिलाओं को एम्पावर करें, उनके कार्य के अवसर उनको प्रदान करें और उनके कार्य के घंटे बढ़ाएं, यानी उनकी जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको दूर करें। उसमें जो गैस के कनेक्शन है उसके कारण भी उनका समय की बचत होती है। इसके अलावा पानी जब उपलब्ध होता है उसके कारण भी उनकी समय की बचत होती है। उनके बच्चे कम बीमार पड़ते हैं तो भी उनकी समय की बचत होती है। तो यानी आधी आबादी का जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ने के कारण आज हम इस पेयजल मिशन को हमें सामान्य नहीं मानना चाहिए कि हमने एक योजना बनाई और उसके कारण लोगों को अब घरों में जल मिलने लग गया, इतना नहीं है। इसके बहुत सारे आयाम हैं। मुझे लगता है कि एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे ये भी लगता है कि 1-2 साल में हम पूरा 100% पूरे देश भर में जल जो है वो नल से पहुंचाने की में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, हरिकिशन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरिकिशन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जिस तरह से हम जल जीवन मिशन की उपलब्धियों को देखते हैं, सफलता को देखते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इसके विस्तार को देखते हैं, कितना अहम हो जाता है 2028 तक इसको बढ़ाना और इसके परिव्यय में जिस तरह से लगातार जो राशि है उसका भी इजाफा किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जिस समय इस कार्यक्रम की 2019 में शुरुआत हुई थी, उस समय हमारे देश में जो नल से जल के जो कनेक्शंस हैं उनका नंबर काफ़ी कम था। ऐसे परिवारों की संख्या बहुत कम थी जिनको कि टैप वाटर उपलब्ध हो, उनके घर में पानी उपलब्ध हो। और ये काम मुख्यतः परिवारों में, जैसे देश के अधिकांश भागों में महिलाओं की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज अगर आप 6 साल बाद जब मुड़ करके देखते हैं तो काफ़ी इस दिशा में प्रगति हुई है। और जिसको बोलते हैं कि गिलास अभी आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, तो जैसे अभी आधा भर चुका है, अभी काफ़ी करने की भी गुंजाइश है। लेकिन इसके 2-3 पहलू मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। तो एक तो है इसका सामाजिक पहलू, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम पूरी तरह लागू होता है जैसा इसका विचार था और सफल होता है, तो इससे महिलाओं का जीवन बहुत आसान होगा। उनको जो कठिनाई होती थी पानी लाने में, उससे उनको बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि अब उनका काफ़ी समय बचेगा, प्लस कठिनाई भी उनकी कम होगी। दूसरा, इसका एक सामाजिक पहलू है। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि ऐसी परंपराएं या ऐसी कुरीतियाँ थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर वर्ग का ही व्यक्ति उस एक कुएं से पानी ले सकते हैं, पर्टिकुलर जाति या धर्म या वर्ग के लोग ही एक कुएं से पानी ले सकते हैं, और दूसरे जाति या वर्ग का व्यक्ति जब जाता था तो सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा होती थी। लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो समरसता ला रहा है। एक जो पाइप जा रहा है गांव में बाहर से पानी लेकर के, समान सामाजिक आर्थिक विकास की जो बात है वो ये कार्यक्रम करता है। अश्विनी जी, एक सवाल आपसे अंत में करना चाहेंगे। जिस तरह से तमाम चुनौतियां भी थी पानी को लेकर भी, और जिस तरह से जो बढ़ता शहरीकरण है या भविष्य की आवश्यकताएं हैं उसको देखते हुए लगातार इस दिशा में काम किए जा रहे हैं, जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से तमाम समस्याओं पर फोकस किया गया। अगर हम इसकी थीम्स की बात करते हैं, 2021 में कैच द रेन, फिर 2023 में पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता, जहाँ पर असमान वितरण होता है उस पर फोकस
किया गया और 2024 में इसे कैच द रेन को नारी शक्ति से जल शक्ति के प्रति समर्पित किया गया। तो तमाम जो बिंदु हैं उन पर सरकार लगातार फोकस कर रही है और उन थीम्स को लेकर उसके जरिए उनके समाधान भी खोजने के लगातार प्रयास जो हैं वो जारी रहे हैं। ये हमारी समस्याएं मल्टी डायमेंशनल है। अब जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है हमारे देश में। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की असमानताएं हैं और बड़ी बात यह है कि इसके प्रति लोगों का माइंडसेट, यानी कई बार नल से जल मिलना एक बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन माइंडसेट उस प्रकार का नहीं हो पाता है। जैसे कुछ बाधाएं सैनिटेशन के संदर्भ में भी आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा। अब लोगों का जो सोच है वो भी बदल रही है, सरकार की तरफ से पूरी मदद भी हो रही है और बहुत बड़ी राशि, क्योंकि सामान्य तौर पर जो हमारी सरकारें रही हैं अभी तक, वो पैसे का सही प्रकार से उपयोग हो सके उसमें लीकेजेस बहुत होती रही। लेकिन चाहे वो ग्रामीण घरों को बनाने की योजना हो, चाहे वो जल की योजना हो, चाहे वो क्लीन फ्यूल की योजना, बिल्कुल जो कार्यान्वयन है वो इस तरीके से हो रहा है कि ये जो लीकेज की समस्या है, ये जो भ्रष्टाचार की समस्या है या उस तरह की समस्याएं हैं, योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, अब पहुंच रही हैं, उनका असर भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। व्यापक इसका असर है। अश्विनी जी, समय हमारे पास बहुत सीमित है। अश्विनी जी आपका और हरिकिशन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अपने आप में जल है बहुत कीमती, सरकार लगातार उठा रही है इसके लिए कदम और सभी की बनती है एक जिम्मेदारी कि इसमें मिलकर करें भागीदारी, क्योंकि ये केवल न पानी की आवश्यकता है बल्कि स्वास्थ्य को देखते हुए, विकास को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए और एक समरसता को देखते हुए अपने आप में मील का पत्थर साबित हो रहा है। साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।